So let's start chapter number 1, chemical reactions and equations. तो इस चैप्टर में आप लोग क्लास 8th की बहुत सारी चीज़ों को रिकॉल करने वाले हो, जहाँ पर आपने केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा था। वहाँ पर आपने केमिकल चेंजेस की डेफिनेशन ये जानी थी कि वो चेंजेस जिसमें किसी नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है उनको केमिकल चेंजेस बोलते हैं। अब इन नए प्रोडक्ट के फॉर्मेशन का क्या मतलब है, क्योंकि एलिमेंट्स तो उतने ही हैं। अब वो एलिमेंट क्या करते हैं, एक केमिकल रिएक्शन में, रिएक्शन मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट्स जब पास आते हैं तो किसी एलिमेंट का कोई एटम जिसका ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट नहीं है, वो अपना ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन करता है और फिर एक नया मॉलिक्यूल या नया कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज, जिसमें एक नए कंपाउंड या नए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है और ये होता है केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस से, जिसपे कुछ एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं एज रिएक्टेंट्स और फिर वो एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के फॉर्म में, जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब देखते हैं इस चैप्टर की पहली एक्टिविटी को, जो आपने क्लास 8th में भी मोस्ट प्रोबेबली परफॉर्म की होगी, और अगर नहीं की तो 10th में पक्का आपकी टीचर इसको कराने वाली है स्कूल में। तो इसमें वो क्या करेंगी, वो मैग्नीशियम की एक रिबन लेंगी। मैग्नीशियम एक मेटल एलिमेंट होता है और उसका रिबन लेंगी वो, और फिर उसको पहले सैंड पेपर से क्लीन करेंगी। सैंड पेपर को रेगमाल पेपर भी कहते हैं। और उसको क्लीन क्यों करेंगी, क्योंकि मैग्नीशियम एक बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। तो मैग्नीशियम ने ना अपने एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर जमा ली है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटाने के लिए वो उसको सैंड पेपर से पहले क्लीन करेंगे, उसके बाद एक बर्नर के पास ले जाकर के उसको बर्न करेंगी। अब जब वो जलेगा तो उसमें से एक डैजलिंग वाइट कलर की फ्लेम दिखाई देगी और उसका ऐश बिल्कुल वाइट कलर का आएगा। ये ऐश और कुछ नहीं बल्कि मैग्नीशियम ऑक्साइड ही है। हीट की वजह से इसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा विग्रस हो गया था, तेज़ हो गया था, और इसने बहुत जल्दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, तो इसको भी हम एज अ केमिकल रिएक्शन कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें हमारे रिएक्टेंट्स थे मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, और हीट की वजह से हमने उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई ताकि रिएक्शन थोड़ा फास्ट हो सके, और उसके लिए हमने बर्नर का यूज़ किया। और जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस चैप्टर की नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, जिसमें एक टेस्ट ट्यूब में इन्होंने जिंक ग्रैन्यूल्स को डाल दिया है। जिंक भी एक मेटल है और इसके छोटे छोटे टुकड़ों को जिंक ग्रैन्यूल्स कहते हैं। तो एक टेस्ट ट्यूब में पहले जिंक ग्रैन्यूल्स को डाला, उसके बाद उसी में कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl या फिर H2SO4, जिसको कि सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड इन्होंने डाल दिया उसमें। अब एक मेटल और एसिड आपस में रिएक्ट करते ही हैं, आप जानते हो इस बात को। तो जिंक और H2SO4 आपस में रिएक्ट करेंगे और जो नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो होगा मेटल ऑक्साइड, यानी कि जिंक का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। इसके साथ ही इस रिएक्शन में आप थोड़ा देखोगे कि टेम्परेचर भी बढ़ गया है उस टेस्ट ट्यूब का। इसके अलावा एक और एक्टिविटी है लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड वाली, जो कि आप चैप्टर में थोड़ा आगे जाकर के समझ पाओगे। अभी आप ये देखो कि ऐसी कौन कौन सी ऑब्जर्वेशंस हैं जो हमें बताती हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो वो है नंबर 1, चेंज इन स्टेट। मॉलिक्यूल्स का स्टेट चेंज हो गया है। मान लो गैसेस थी, अब सॉलिड हो गई है, या फिर ऐसी कोई भी स्टेट में चेंज आया है। दूसरा है चेंज इन कलर, कलर चेंज हो गया है रिएक्टेंट्स का। और तीसरा है इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, कोई गैस रिलीज हो रही है। जैसे अभी हमने जिंक ग्रैन्यूल्स वाला जो एक्सपेरिमेंट देखा था, उसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही थी, रिलीज हो रही थी। ठीक है, और चौथा है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ गया है या कम हो गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से हमें पता चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब देखो, केमिकल रिएक्शंस तो बहुत सारी हो रही है हमारे आसपास, हमारे एनवायरनमेंट में, लेकिन उसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए, सिंबॉलिक रूप में लिखने के लिए हम केमिकल इक्वेशंस का यूज़ करते हैं। इक्वेशन मतलब आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में क्या होता है कि एक कोई एलिमेंट होता है, उसके बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन ये सब लगा होता है, फिर इक्वल्स टू का साइन आता है और फिर इधर रिजल्ट लिखा होता है। कुछ ऐसा ही होता है ना। तो ऐसे ही केमिकल इक्वेशंस को हम लिखते हैं, जिसमें कि LHS पे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट्स होते हैं और RHS पे यानी कि राइट हैंड साइड पे हमारा प्रोडक्ट होता है, और बीच में इक्वल टू के बजाय हम ऐसा एरो दिखाते हैं।
अगर वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन वाले रिएक्शन को ही हमें केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे, दैट इज मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और फिर एरो और आगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन होकर के फॉर्म करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को। और क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं, एक दूसरे को ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसके लिए हम इसमें बीच में प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो ये तो था वर्ड इक्वेशन। इसमें हमने पूरा पूरा मैग्नीशियम लिखा है, पूरा पूरा ऑक्सीजन लिखा है, पूरा पूरा मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा है। अब हम लिखने जा रहे हैं केमिकल इक्वेशंस को और शॉर्ट फॉर्म में, और यहाँ पर हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का सिंबल यूज करने वाले हैं। जैसे मैग्नीशियम को हम लिखते हैं Mg से, ऑक्सीजन को हम लिखते हैं O2 से, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है MgO से। अब जल्दी से रिकॉल करो कि आपने क्लास 9th में कंजर्वेशन ऑफ मास नाम का एक लॉ पढ़ा था, जिसमें हमें बताया गया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप ना तो किसी नए एटम को उत्पन्न कर सकते हो, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो किसी भी एटम को। यानी कि रिएक्टेंट्स में जितने एटम्स हैं और जिस एलिमेंट के जितने एटम्स हैं, उतने ही एलिमेंट्स के एटम्स रहेंगे प्रोडक्ट में भी। और अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स में तो एक Mg है, एक मैग्नीशियम है, प्रोडक्ट में भी एक ही मैग्नीशियम है, लेकिन रिएक्टेंट्स में 2 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही ऑक्सीजन दिख रहा है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन को बिल्कुल गलत माना जाएगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ है उसका वॉयलेशन हो रहा है इस रिएक्शन में। और इससे बचने के लिए हमें इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में जिस एलिमेंट के जितने एटम्स हैं, राइट हैंड साइड में भी उस एलिमेंट्स के उतने ही एटम्स होने चाहिए। यानी अगर LHS पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं तो RHS पे भी ऑक्सीजन के 2 एटम्स हमें करने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन पे 2 लगा सकते हैं, नहीं, उसके पूरे मॉलिक्यूल पे लगाना पड़ेगा, जो कि है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो पूरे मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो, जब हम ऐसा करेंगे ना तो हम देखेंगे कि मैग्नीशियम भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया है और राइट हैंड साइड पर 2 मैग्नीशियम के एटम्स हो गए हैं, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पर मैग्नीशियम का एक ही एटम है। तो हम इसको दोबारा से बैलेंस करेंगे, यानी कि राइट हैंड साइड पे जो मैग्नीशियम का एटम है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अब देखो, ये जो हमारा इक्वेशन है ये पूरा बैलेंस्ड हो चुका है, यानी दोनों तरफ मैग्नीशियम के 2-2 एटम्स और ऑक्सीजन के भी 2-2 एटम्स आ चुके हैं। अब ये तो बहुत छोटा सा इक्वेशन था जिसको आपने ऐसे ही सॉल्व कर दिया, लेकिन आगे चल के यू आर गोइंग टू फेस मच मोर बिगर इक्वेशंस, जिनको सॉल्व करने के लिए आपको एक पूरा अच्छा सा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। तो इसके लिए कुछ एग्जांपल्स से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। और सबसे पहले हम लेते हैं एग्जाम्पल अपनी दूसरी वाली एक्टिविटी का, जिसमें हमने जिंक के साथ सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया था और फिर हमारा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन एज प्रोडक्ट आया था। अब अगर इनके सिंबल्स लिखे तो वो कुछ ऐसे दिखेंगे, दैट इज Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल्स टू ZnSO4 प्लस H2। अब इनकी एक टेबल बनेगी जिसके एक कॉलम में आप लिखोगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड हैं, दूसरे कॉलम में आप लिखोगे कि उन एलिमेंट्स के कितने एटम्स इसके LHS पे हैं, यानी कि रिएक्टेंट्स में हैं, और तीसरे कॉलम में आप लिखोगे कि कितने नंबर एटम्स के RHS में हैं, यानी कि प्रोडक्ट्स में हैं। तो आप देखोगे कि हमारे एलिमेंट्स हैं इसमें जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। और जिंक LHS पे एक ही है, हाइड्रोजन LHS पे 2 है, सल्फर LHS पे 1 है और ऑक्सीजन LHS पे 4 है। और RHS पे आप देखोगे कि जिंक 1 ही है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है। और यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे कि LHS पे जितने एटम्स हैं जिस एलिमेंट के, उतने ही एटम्स RHS पे हैं उस एलिमेंट के, यानी कि ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस्ड है। तो अब हमें इसे बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम Fe प्लस H2O विच इज इक्वल्स टू Fe3O4 प्लस H2 का। अब ये एग्जाम्पल है कि Fe यानी कि आयरन जब H2O यानी कि वाटर के कांटेक्ट में आकर के जब रस्ट फॉर्म करता है तो फिर कैसा रिएक्शन होता है, ये उसका एग्जाम्पल है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे और अपनी टेबल बनाओगे तो आप देखोगे कि एलिमेंट्स है इसमें Fe यानी कि आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और आप देखोगे कि LHS पे Fe यानी कि आयरन 1 ही है, लेकिन RHS पे आयरन 3 है, हाइड्रोजन LHS पे 2 ही है और RHS पे भी 2 ही है, ऑक्सीजन LHS पे 1 ही है, लेकिन RHS पे 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं। अब बैलेंस करते टाइम
टाइम आई विल सजेस्ट यू टू ऑलवेज स्टार्ट विथ मेटल। हम आयरन से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम LHS के आयरन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो आयरन दोनों तरफ बैलेंस हो गया, तो अब हम बैलेंस करेंगे हमारे ऑक्सीजन को, क्योंकि वही बचा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन हमारे RHS पे 4 एटम है और ऑक्सीजन का सिर्फ 1 एटम है हमारे LHS पे, वो भी हाइड्रोजन के साथ मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। तो हमें इसको पूरा ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए हम पूरे जो H2O है, पूरा वाटर का जो मॉलिक्यूल है, उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अब हम देखेंगे कि ऑक्सीजन दोनों तरफ बैलेंस्ड है। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन में बहुत इम्बैलेंस आ गया है, क्योंकि LHS पर हाइड्रोजन के 4 × 2 8 एटम्स हो गए हैं और RHS पे उसके सिर्फ 2 ही एटम्स है। तो अब हम RHS वाले जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अब देखेंगे तो दोनों तरफ हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। तो अब ये पूरी इक्वेशन फुल्ली बैलेंस्ड हो चुकी है। ओके, तो ये था हमारा पूरा हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसकी वजह से हम इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। अब इस चैप्टर के नेक्स्ट सेक्शन में हम देखने जा रहे हैं कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए हम रिएक्टेंट्स के आगे उनके फिजिकल स्टेट का सिंबल ऐड कर सकते हैं। तो 4 टाइप की फिजिकल स्टेट्स को हम मेंशन कर सकते हैं उनके सिंबल से। वो 4 टाइप की फिजिकल स्टेट्स हैं सॉलिड, लिक्विड, गैसेस और एक्वस। एक्वस होता है सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर और इनके सिंबल्स हैं सॉलिड का S, गैसेस का G, लिक्विड का L और एक्वस का AQ। अब अगर हम अपनी पिछली वाली ही इक्वेशन को कंसीडर करें जिसमें हमने रस्ट फॉर्मेशन का देखा था, तो इसमें जो हमारा पहला रिएक्टेंट है यानी कि Fe, ये सॉलिड स्टेट में है, तो यहाँ पर हम एक ओपन ब्रैकेट में S लिख देंगे। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट रिएक्टेंट है हमारा H2O। अब यहाँ पर जो ये H2O है ना, ये स्टीम की फॉर्म में था यानी कि गैशियस फॉर्म में था, तो यहाँ पर हम स्मॉल g लिख देंगे। ठीक है, एक ऐसे ब्रैकेट में। जो अब अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो प्रोडक्ट्स में पहला है हमारा रस्ट यानी कि Fe3O4, ये भी हमारा सॉलिड स्टेट में है, तो यहाँ पर स्मॉल s लिख देंगे। नेक्स्ट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस होता है, तो इसको भी हम स्मॉल g से लिख देंगे आगे। अब अगर हम फोटोसिंथेसिस वाला वो रिएक्शन याद करें तो उसमें हम देखते हैं कि सनलाइट और क्लोरोफिल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। अगर सनलाइट और क्लोरोफिल नहीं होगा तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज और वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो इस केस में सनलाइट और क्लोरोफिल जो है नेसेसरी कंडीशंस हो गई। इन नेसेसरी कंडीशंस को हम बीच में लगे उस एरो के ऊपर नीचे लिख देंगे। अब ये जो फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन है ना, यू मस्ट लर्न दिस रिएक्शन।